मात्र 6 महीने बचे हैं जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पिछला विधानसभा बिहार में जो हुआ था चुनाव, उससे ये वाला चुनाव बेहद ही अलग होने वाला, क्योंकि एनडीए की ताकत बढ़ी हुई है। और वहीं जो महागठबंधन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव में और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। लालू यादव ने इफ्तार की पार्टी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता या फिर कहें कि बिहार के जो पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर प्रभारी हों, वो नहीं पहुंचे। तो बिहार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, उसी पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार से प्रोफेसर नवीन सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस बार का बिहार चुनाव? बिहार चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बार देखने को मिलेगा और 2020 के चुनाव के बिल्कुल विपरीत लोगों में जिस तरीके से स्वीकारता है, ये इस बार बहुत अलग है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो बिहार के अंदर में जो लोगों में झुकाव दिख रहा है, आपने कुंभ के बाद और कुंभ के बीच में भी जो एक पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हिंदू के ऊपर जो एक कटाक्ष के रूप में जो बातें रखते थे लोग, वो लोग शांत हो गए हैं और एक हिंदुत्व की बात करता हुआ आपको नया बिहार देखने को मिलेगा और उसका परिणाम 2025 के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। सर, एक तरफ ईद की इफ्तारी चल रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद का तोहफा मुसलमानों को दे दिया। देखिए, ईद की इफ्तारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगातें ईद किट जो भेजा है, वो 32 लाख परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और 32 लाख परिवार तक पहुंचाने का मतलब है कि कहीं कोई भी परिवार, आप 32 लाख परिवार है जिसमें कि महिलाओं के लिए सलवार सूट के कपड़े हैं, पजामा कुर्ता है, सेवैयां हैं और खास करके गरीब परिवार को ध्यान में रखा गया है। देखिए, वंचित और छूटा हुआ परिवार जो है, जो मुख्य धारा से कहीं कटा हुआ है, वो हिंदू में भी है, वो मुसलमान में भी है और तमाम वो सभी धार्मिक क्षेत्र से आने वाले जो जनता है, उन सभी है परिवार में। तो मुख्य रूप से टारगेट यह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक गरीब परिवार मुसलमानों के पास ये ईद की किट पहुंचे। तो ये मैंने पहुंचाना और लोग इसमें प्रसन्न हैं। आप देखे होंगे, काफ़ी मैंने टीवी में ही देखा है, काफ़ी महिलाएं आगे आकर के मुखर होकर के बोल रही हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये तो पहले भी होना चाहिए था। बाकी लोगों ने नहीं कर पाए, बाकी लोगों को भी मौका मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट किया है कि धार्मिक आधार पे कोई बंटवारा नहीं, कोई मतभेद नहीं, त्योहार में हमारा समर्थन रहेगा। कांग्रेस पार्टी सर इस बार चुनाव अलग लड़ेगी आरजेडी से या गठबंधन में ही लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद बैसाखी के रूप में बिहार में है। बैसाखी के सहारे कांग्रेस पार्टी चलती है। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता नहीं है कि वो अलग लड़ने की स्थिति में बिहार में है, क्योंकि उसका वजूद वहां पर डगमगाता रहता है। नहीं सर, दिल्ली में लड़े हैं ना अकेले? नहीं, दिल्ली में लड़े हैं तो देखिए, एक सीट नहीं निकाल पाए, लगातार 3 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। और एक भी सीट नहीं जीतना बड़ी बात नहीं है, जमानत भी जब्त करवाते हैं अपना ये। और यही हाल बिहार में ये लड़के देख चुके हैं, बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख चुके हैं और अपनी जमानत अधिकांश जितने भी उम्मीदवार थे वो जब्त करवा चुके हैं। तो इनको पता है ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं सर, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, कन्हैया कुमार को उतार दिया बिहार में, वो यात्रा कर रहे हैं। लालू यादव उनके विरोधी हैं, बिल्कुल कन्हैया कुमार को के बिल्कुल विरोधी है, तो खुले तौर पर है, इसमें तो कोई दबी छुपी बात नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रभारी बिहार में बनाए गए हैं वो कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक से बुलाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए गए, अखिलेश प्रताप सिंह थे, शायद अभी किसी दलित चेहरे पर ये दांव खेला गया। तो संकेत तो दे दिए हैं उन्होंने, देखिए, और इफ्तारी में भी नहीं गए। देखिए, ये संकेत कुछ और दर्शा रहा है। ये संकेत सीधा सीधा ये बताने का प्रयास इनका है कि किसी भी रूप में मेरी हिस्सेदारी बढ़े। पिछले बार में तेजस्वी यादव की बात अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने ये बोला कि अधिक सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़वाना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल थी। तो उस भूल को कहीं इस बार फिर ना कांग्रेस पार्टी उनसे बार्गेनिंग करने में सफल हो जाए कि 70 के 70 सीट ले ले। तो कांग्रेस उनको ये आईना दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में अकेले लड़के हमने केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचा दिया है, तुम्हें भी पहुंचा अगर हम ये कोशिश अगर हम बिहार में भी सफल हो गए तो आपको हम सरकार नहीं बनाने देंगे। लेकिन हम तो, मुझे जो मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि ये दोनों लोगों का जो वोट है वो सेम है, चाहे वो आरजेडी के साथ रह करके कांग्रेस लड़े या कांग्रेस अलग होकर के लड़े, ये दोनों के वोटर हैं वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है।
आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस होगा अगर दोनों साथ में नहीं सर, अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो स्वर्ण तो थोड़ा बहुत जाएगा कांग्रेस नहीं। देखिए बिहार में, देखिए सवर्ण की बात सिर्फ यही तो समस्या है कि बिहार की पॉलिटिक्स पे जब कभी भी मीडिया में बात होती है तो सबसे पहले कास्ट का डिवीजन सबसे पहले हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। सवर्ण क्यों जाएगा कांग्रेस के साथ? सवर्ण के जाने के पीछे के कुछ तो कारण होंगे ना। आप क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट दे सकते हैं। तो कैंडिडेट तो 70 विधानसभा जो कांग्रेस लड़ी उसमें भी कांग्रेस ने अधिक से अधिक सवर्ण को टिकट देने की कोशिश की 2020 में। उसका परिणाम क्या हुआ? 70 में से 19 पे आकर के वो रह गए। उनसे कम सीट पर तो लेफ्ट पार्टियां लड़ करके जीत करके अपने आप को बचा करके दिखा दी और उसका शायद तेजस्वी यादव ने स्वीकार और उसका स्वागत भी किया। तो कांग्रेस का नुकसान न सिर्फ आरजेडी को दिख रहा है बल्कि कांग्रेस को भी दिख रहा है कि अगर 70 इस बारे में नहीं दिया तो हम और नीचे चले जाएंगे। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का सिर्फ एक तरीका है जो आपको कांग्रेस प्रभारी चुनाव से 6 महीने पहले अध्यक्ष को बदल देना, ये सब वहां के लोगों को समझाने का प्रयास है कि देखिए हम कुछ इस बार नया क्लेवर में यहां आना चाहते हैं, जबकि सब कुछ वही है। कामयाब हो पाएगी ये प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स देखिए अभी तो उन दोनों लोगों के अंदर की बात है कि ये कितने सफल हो पाती है। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे सफल क्या होता है? लोकतंत्र में मूल यही है कि जनता आपको स्वीकारती है कि नहीं। आप बंद कमरे में चाहे कितना भी पॉलिटिक्स कर लीजिए, कितनी भी बार्गेनिंग कर लीजिए, लेकिन जनता आपको स्वीकारेगी कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2020 से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नीतीश जी के देखरेख में और नीतीश जी के निगरानी में, क्योंकि मुख्य रूप से नीतीश जी ही फेस हैं एनडीए के, तो वो सीट जीत करके इस बार आना है। लालू परिवार में क्या घमासान मचा है सर? देखिए लालू परिवार का कोई घमासान, उन लोगों का स्क्रिप्ट है। वो लोग स्क्रिप्ट मतलब बना करके और पब्लिक डोमेन में जाते हैं और जाकर के घमासान अपना दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कब, क्योंकि एक फेस तेजस्वी यादव तो निकल के आ गए, तो तेजस्वी यादव के पैरेलल में इनको अपनी बहन को भी आगे लाना था। बहन के बीच में भी इनका मनमुटाव बहुत, आप लोग तो ज्यादा इस चीज को मैंने कवर करते हैं, ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि परिवार के अंदर की बात उतनी ज्यादा हम लोग तो नजर रखते नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि इस बार मतलब सीधा सीधा था कि हमें लोकसभा का कैंडिडेट के रूप में दो बहनों को उतारना। ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पे लालू परिवार अपना वारिस डिक्लेयर नहीं करना चाहती है। उनका है कि हमें शेयरिंग सबको चाहिए। तो आप नहीं सर, अभी खबरें आई 4 दिन पहले कि रात में बहन और भाई में लड़ाई हुई और बहन जो है घर से निकलकर एक रात होटल में ठहरी, फिर सुबह परिवार वाले गए, वो लोग मनाकर फिर वापस लेकर आए। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत, लेकिन बिहार से ऐसी खबरें निकल कर आई। देखिए ये सारी चीजें मीडिया से ही बातें निकल के आती हैं, क्योंकि अब उनके घर में क्या हो रहा है हम लोग तो नहीं जाते हैं देखने के लिए, हमें तो उस तरीके से मतलब पता नहीं चलती है। अब आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि उनके घर के बाहर लोग कवरेज कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए सर, तेज प्रताप को तो देखा होगा ना ठुमके लगवाते हो पुलिसकर्मी को? देखिए तेज प्रताप जी बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था जो, देखिए लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र की जननी को सबसे ज्यादा धत्ता बताने वाले तत्कालीन जितने भी नेता हैं उसमें बहुत बड़े मुखर चेहरा है तेज प्रताप जी। तो वो पुलिस से ठुमका लगवाए। आपको याद होगा जो हम लोगों ने देखा है कि लालू जी अपने स्टेज से डीएम और एसपी से खैनी लगवा करके खाते थे। उनको बोलते थे कि तुम आकर के हमारा जूता चप्पल उठा करके लेकर के आओ। तो जब लालू जी वो काम करते थे तो लालू जी के पद चिन्हों पे चलने वाले बड़े पुत्र तो वही करेंगे, वो पुलिस से ठुमका लगवाएंगे। एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम ठुमका लगाओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। क्या सस्पेंड करने का अधिकार उनके पास में है? आप एक सिर्फ विधायक हैं और विधायक एक ऑन ड्यूटी पुलिस को सस्पेंड कैसे कर सकती? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सनकपन है, उनके दिमाग में जो चलता है वो उस चीजों को रखते हैं, क्योंकि नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर तो उनको मानना नहीं है। वो तो इसी बिसात पे अपने आप को आगे रख ही रहे हैं कि भाई हमें तुम पावर दो, फिर देखो हम क्या करेंगे। ठीक है सर, नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक है। आप देखिए बहुत चर्चाएं हैं उनकी तबीयत को लेकर, तेजस्वी यादव बहुत बिगड़े रहते हैं उनकी तबीयत को लेकर। नहीं, तेजस्वी यादव क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी तबीयत को लेकर के पता नहीं। देखिए पिताजी उनके कितने बुरे हाल में गुजर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें ताकि वो उनकी देखते रहें अपनी पार्टी में और अपने किए गए कर्मों को, किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है, वो दुर्गति को देखें, वो रहें, स्वस्थ रहें।
लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश जी की चिंता न करें, अपने पिताजी की चिंता करें कि जो उतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बिठा करके उनको एम्बुलेंस में घुमा घुमा करके प्रचार करवाते रहते हैं। अभी आप नीतीश जी को देखिए किस तरीके से विकास यात्रा पे निकले और बहुत ही सफल यात्रा उनका रहा और हर जगह जाकर के उन्होंने लोगों से मिला और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। जिस चीज को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने शुरू किया, उस चीज का निगरानी से वो देख भी रहे हैं कि कितना सफल हुआ है वो। आपने लालू यादव जी का जिक्र किया, अभी आज कुछ खबरें चल रही थी कि कोर्ट से तो आप मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेकर बाहर हैं, लेकिन आप इंडिया अलायंस की मीटिंग हो तो वहां भी पहुंच जाते हैं, चुनाव का प्रचार हो वहां भी पहुंच जाते हैं, और अब धरना चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर पटना में, वहां भी पहुंच जा रहे हैं। देखिए, कोर्ट को किस तरीके से समझा लेना है इसमें लालू जी बहुत ही माहिर हैं, क्योंकि जेल, कोर्ट और ये सारी व्यवस्थाओं से वो बहुत दिनों से वाकिफ हैं। वो इसमें माहिर हो गए हैं कि कैसे एक तरीके से अपने बीमारी का बहाना बना करके कोर्ट से फ्री हो लेना है, कुछ दिनों के लिए ही सही फ्री हो लेना है और अपने राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहना है। आपको याद होगा महागठबंधन की बैठक जिसको इंडिया अलायंस में मुंबई में, वो वहां पर भी पहुंच जाते हैं, वो बेंगलोर भी पहुंच जाते हैं, पटना में तो उन्होंने करवाया ही था, उन लोगों ने वहां काफी मुखर होकर के कोशिश किया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो असफल रहा सब कुछ। तो वो अस्वस्थ कितना है ये तो डॉक्टर बताए, लेकिन वो राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें बहुत ही बखूबी वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में वो गए नहीं है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने संरक्षण में वो मीटिंग करवा रहे हैं। आरजेडी के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन विधानसभा के बाहर हो या पटना के गर्दनी बाग में जो चीजें देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के संरक्षण में, लालू जी के संरक्षण में हो रहा है। नीतीश कुमार जी छिटकेगा मुस्लिम वोट बैंक, जो उनका पैठ वोट बताया जाता था पटना के आसपास। एक देशभक्त मुस्लिम कोई भी होगा जो वास्तव में जानता है कि सेकुलरिज्म क्या है, वो जानता है कि नीतीश जी ने किस तरीके से उनका संरक्षण किया है, बिल्कुल नहीं हटेगा। लालू जी लगातार ठगे हैं। ठीक है सर, तो ये जो चुनाव होगा 2025 वाला विधानसभा का, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा? बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि इस बार 2/3 से एनडीए की सरकार बनेगी। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर, बीजेपी का नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार जी फेस हैं। हाँ। और नीतीश कुमार जी फेस रहेंगे। नीतीश कुमार जी को जब लगने लगेगा कि अब हम मान लिया कि हम इतने दिनों तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हम किसी दूसरे को भी, अभी जितने सेकेंड जनरेशन जितने पॉलिटिशियन जो वहां खड़े हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, आप देखिए नीतीश जी के पदचिन्हों पर चल करके ही आगे बढ़े हैं। तो नीतीश जी का समय आएगा तो खुद ही आगे बढ़ा देंगे किसी को। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बन जाएंगे महाराष्ट्र के। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी का कद वो नहीं है। नीतीश कुमार जी को कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को कि आपको हम साइडलाइन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप कभी भी देखते हैं तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से वो जब भी मिलते हैं पूरे ससम्मान उनका स्वागत होता है। प्रधानमंत्री जी उनको अपने साथ बिठाते हैं, तमाम जो भी बातचीत होती है, चाहे बिहार को पैकेज के लेकर के देखिए, बिहार को जो सौगात मिला नीतीश जी का। और नीतीश जी आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन, अभी भी आप देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी की पार्टी की संख्या कम है, फिर भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी के समय से बैकबोन की तरह खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। नीतीश जी को खुद भी अनुभव होता है कि सबसे जो एक तरीके से सफल और मतलब जो गठबंधन है और जो कि वो है, वो बीजेपी के साथ है। नंबर की आपने बात की सर, तो जो 20 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान की वजह से नंबरों को बहुत नुकसान हुआ था नीतीश कुमार। इस बार कैसे गुनागणित बनाएंगे आप लोग एनडीए? देखिए, 2020 की स्थिति अलग थी। दिन प्रतिदिन राजनीतिक में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन नए चैप्टर की शुरुआत करता है। तो 2020 की स्थिति क्या थी उसको 25 में हम जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी सीधे तौर पे बीजेपी के साथ में सबसे मजबूत अलायंस है और चिराग जी भी साथ में है। तो चिराग जी इस बार अपनी जो कोर कमेटी है हमारी, उसमें साथ में बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी का जो नुकसान हुआ उस समय, या चिराग जी के कारण हुआ, मनमुटाव के कारण हुआ, बहुत सारी चीजें थी जो कि चिराग जी के अंदर भी थी, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था। इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। बहुत ही मजबूती के साथ सभी एनडीए के नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे और अधिक से अधिक सीट जीत करके आना ही प्रथम उद्देश्य है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार विरोधी तो है ही लालू यादव के,
राहुल गांधी ने उतार भी दिया उन्हें बिहार में। कल उनका एक स्टेटमेंट आया कि बिहार में सड़कों का जो जाल बन रहा है वो इसलिए बन रहा है जिससे कि बिहार में पानी बहुत है, उस पानी का दोहन करना है, उन संसाधनों का दोहन करना है। दो सवाल, तो क्या पिछली सरकारों ने सड़कें इसीलिए नहीं बनवाई कि वरना उनका दोहन हो जाएगा वहां जो संसाधन है? ठीक है। और ये जो सरकार वहां सड़कों का जाल बिछा रही है, तो अगर वो इंडस्ट्री वहां लेकर जाती है बिहार में, तो क्या गलत कर रही है? देखिए, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलूंगा। 1990 का दशक था जब भारत एलपीजी को स्वीकार कर रहा था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा था। वैश्विक स्थिति ऐसी बन रही थी कि पूरे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना उस समय का फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। बिहार संसाधन से परिपूर्ण प्रदेश था। उस समय झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। तो झारखंड से जितने मिनरल्स थे वो पंडित नेहरू जी के समय से ही मिनरल्स को शिफ्ट किया गया, चाहे वो महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए। एक छोटी सी बात है कि उन दिनों ये नहीं समझा पाए पंडित नेहरू जी कि आप अपने इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो सबसे पहले अपनी कन्वीनियंट स्थिति को देखता है, तो वो बिहार के उन क्षेत्र में ही अपने इंडस्ट्री को लगाए जहां पे संसाधन पहले से है। तो उसमें कोयला की ढुलाई के लिए सब्सिडी दिया जाता था भारत सरकार की तरफ से। तो लालू जी जब 1990 का दौर आया तो क्या उन्होंने रोड इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि मतलब बिहार में बहुत सारे मिनरल्स थे और यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? कन्हैया कुमार जो बोल रहे हैं, शायद कन्हैया कुमार को बिहार की भौगोलिक स्थिति और देश में जिस मतलब जो राजनीतिक स्थिति है उसकी शायद उतनी उनकी समझ नहीं है। हैं तो बहुत बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं। और जो पानी के साथ साथ रिसोर्स वहां से चला जाएगा, पानी कहाँ नहीं है देश में। आप कोस्टल रीजन को देखेंगे तब तो पानी ही पानी है। इजराइल पूरा समुद्र के पानी का दोहन नहीं करके बल्कि समुद्र के पानी को मीठा बना करके पी करके जीवित है। उसी से वो अपना मतलब आपको ये एग्रीकल्चर भी कर रहा है। तो बिहार में कोई भी सड़कों का जाल इसलिए बिछाया जा रहा है क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है। वहाँ के जो भी किसान हैं अपनी फसल को आसानी से मार्केट तक पहुंचा सके, लोगों के जीवन सुगम हो सके। आप दरभंगा एयरपोर्ट को देखिए, दरभंगा में एम्स बनाया जा रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बिहार में क्या मतलब सिर्फ पटना तक ही विकास को सीमित रखा जाएगा? जब मतलब राज्य के सभी हिस्सों में आप विकास करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी तो देना पड़ेगा। वो कनेक्टिविटी कौन दे रही है? इंडिया की सरकार दे रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाने का एक माध्यम है। और कन्हैया कुमार जी दिल्ली का चुनाव लड़ते लड़ते अब बिहार में जाकर के वहां पे पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं। मतलब इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो शायद ही कन्हैया कुमार अब लोकसभा और विधानसभा पहुंच पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इनको किस रूप में लेकर के आगे भी तक भी चलेगी, क्योंकि ये सब बयान ही अपने आप में दिखा रहा है कि कन्हैया कुमार जी का मानसिक संतुलन अब जगह पे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिहार की राजनीति शुरुआत से ही बड़ी दिलचस्प रही है और इस बार और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे भी करके मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की जो चाबी है वो नीतीश कुमार के हाथ में, और नीतीश कुमार पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं। प्रशांत किशोर की भी बिहार में एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनका स्पेस कितना बन पाता है बिहार की राजनीति में, कितना नहीं, वो चुनाव होंगे तो देखने वाली बात होगी। बाकी कन्हैया कुमार भी एक्टिव हैं। तो जो भी कुछ बिहार से चुनाव से अपडेट था वो हमने जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।